जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये सीसैट से संबंधित सीरीज मैंने चलाई है। देखिए, सीसैट में बहुत समस्या आती है, लेकिन उससे डरना नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं जो बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका 33% तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप बस फॉलो कीजिए इसको, बच्चों में शेयर कर दीजिए, छात्रों में शेयर कर दीजिए इसको, और लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चैनल पर बने रहिए। इसी तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स चैनल द्वारा लिए गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे, तो आप इसको प्रमोट कीजिए चैनल को। ठीक है, ये आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये ज़रूर कर दीजिए करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले 2 वीडियोज़ इसके बना रखे हैं, ये तीसरा वीडियो है, देख लीजिए। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मतलब मैंने बना रखी है, दोनों वीडियोज़ देख लीजिएगा। कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जो चीज़ मैंने उसमें बताई है उतना आप ज़रूर करिए, और आप बताइएगा अगर आपका सीसेट नहीं निकला तो। जो चीज़ मैंने बता रखी है उतना ज़रूर कीजिएगा आप। इसमें भी कुछ फार्मूलाज़ और पीवाईक्यू मैं बताऊँगा, किस तरीके से, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। और मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, 110%, मतलब कोई डाउट ही नहीं। आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उसको देखिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, देख सकते हैं आप। ठीक है, बस इतना ही करना है, और आपको आपको जो सीसेट वाला जो आपका लफड़ा है, सीसेट का जो झंझट है, वो टेंशन आपकी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और जितना मैं बताऊंगा, जो जैसे बताऊंगा उसको उतना करते जाइएगा आप। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले, और इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं इसको। देखिए, वीडियो शुरू करूंगा, मैं बताता हूँ उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर शिल्पी वाली ये जो बुक है, इसको जरूर ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये लेटेस्ट वाली ले लीजिए। इसमें 2020 तक के हैं, 20 तक का है। अभी जो आप लेंगे लेटेस्ट वाली, तो उसमें 2022 तक का जो सी सेट हुआ है लगभग, उसमें 10-12 साल का पूरा एक मतलब एक जगह सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसको जरूर ले लीजिए, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, ये काम जरूर करना है जो मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ इस काम को भी जरूर करना है। कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर लगाना है। ठीक है, अगर उनको नहीं लगाएंगे तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको जरूर लगाइएगा, और कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाता जाऊंगा, उनको लगाते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, वैसे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चाहे इंटर में, हाई स्कूल में, कहीं भी, या कंपटीशन की किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी पढ़ा होगा। तो जो ये महत्वपूर्ण फार्मूले लिखे हैं उनके बारे में कुछ कुछ मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो खरीदी जाती है तो कितने रुपए में खरीदी गई, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य होता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बार बार आएगी, यूज में होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं आपको। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो है वो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको जिस कोई वस्तु है उसको आप जितने रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस। आपको बता दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। सीपी एसपी, ये शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बोलने से अच्छा है कि सीपी बोल दिया, एसपी बोल दिया। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, लाभ। लाभ क्या होता है, लाभ होता है, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी थी, यानी कि जो सीपी है उसका वो कितना है, 10 रुपए, और आपने जो बेचा उसको, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हुई, 15 रुपए। तो लाभ क्या हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आपका, जो आपका ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस जो आपका कॉस्ट प्राइस है, अगर आप ये माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10-15 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में खरीदी थी और 15 रुपए में बेच दिया, यानी कि अगर ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा, यानी कि 5 रुपए आ गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रॉफिट। इसी तरीके से लॉस यानी हानि, हानि कैसे निकालते हैं, तो हानि का मतलब ये हुआ कि हानि, अगर आपने 10 रुपए में कोई चीज़ खरीदी लेकिन आपने बेचा उसको कितने में, 8 रुपए में, तो आपको हानि कितनी हो रही है, तो आपको हानि 2 रुपए की हो रही है, यानी आपका लॉस हो रहा है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू, लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तब आपका ये आ जाएगा। ये तो एकदम सिंपल सा इक्वेशन हो गया, यानी कि ये आपका जब 6-7 में भी आप अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते कैसे हैं आगे की, जो ये मैंने फार्मूला लिख रखा है इसको भी याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछता है लाभ परसेंटेज कितना हुआ, और आपसे हानि परसेंटेज, ये दोनों चीज़ पूछता है, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, या इनमें से कोई दो दे देगा और आपसे पूछेगा विक्रय मूल्य कितना है, या क्रय मूल्य पूछ लेगा।
कुछ कुछ चीज़ें दे देगा, लाभ दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य कितना है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे एकदम से सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न कैसे आएगा, जैसे एकदम सीधा वाला प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इस चीज़ों को बताने का तरीका ये उद्देश्य ये है कि आप उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ कर रखेंगे तो आपको जो भी प्रश्न आएगा उसको हल करने में हेल्प मिलेगी। जैसे अब मान लीजिए आपको लाभ दे दिया इतना और आपके पास विक्रय मूल्य दे दिया, अब क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर आपको पता है कि ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जैसे ये दे दिया है ना क्रय मूल्य, यानी कि सीपी जो है, सीपी इज इक्वल टू विक्रय मूल्य जो है उसका एसपी इंटू 100 बटा डिवाइड बाई 100 प्लस जो उसका लाभ है, यानी लाभ परसेंटेज जितना है, लाभ परसेंटेज यानी लॉस, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को, इसलिए मैंने इसको दिया है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए पहले। सबसे पहले ये भी समझिए, लाभ परसेंटेज भी सीधे पूछ लेता है, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए लाभ परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। लाभ हुआ है आपका 5 रुपये, है ना, और इंटू 100, और आपका क्रय मूल्य कितना था, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको एक, तो क्रय मूल्य उसमें कितना था, यानी कि आपका जो 10 रुपये में खरीदा था कोई वस्तु, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये कट गया, यानी कि लाभ परसेंटेज कितना हुआ आपका, 50% हुआ ना, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल सा है ये, मतलब इसमें आपको कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस चीज़ों को जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जितना हमारे पास प्रॉफिट है इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है, उस पर जो है हम निकालेंगे ये लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। दूसरा हानि, जो लॉस परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे, तो हानि में जितनी रुपए की जो हानि हुई है वो इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो सीपी है, ये सीपी पर ही, चाहे वो हानि परसेंटेज हो या लाभ परसेंटेज हो, दोनों की जो गणना है वो सीपी से ही करते हैं, यानी कि सीपी से ही डिवाइड करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये छोटी छोटी जो हैं बातें, छोटी मगर मोटी बातें, उनको याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये 2 फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है या क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज दे दिया आपको, 2 चीज़ें दी गई हैं, ये वाली और ये विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो ये याद रखिएगा, विक्रय मूल्य यानी कि 100 प्लस लाभ परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्रय मूल्य, ये हो गया SP इज इक्वल टू, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। उसी तरीके से अगर हानि दी हुई है तो भी वही परसेंटेज होगा, बस इसमें क्या होगा, हानि है तो माइनस हो जाएगा 100 में से और ये हो जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है, जो CP दिया हुआ है और CP मतलब पूछा है, तो क्या होगा, तो 100 इंटू जो आपका सेलिंग प्राइस है डिवाइडेड बाई 100 प्लस जो लाभ परसेंटेज कितना दिया हुआ जो भी रहेगा वो XYZ, है ना, वो लिख लीजिएगा आप। तो ये दोनों का, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इसीलिए लिखे हैं कि आपको याद करना है, इनको याद करके चीज़ों को दिमाग में बिठा लेनी है और एकदम सिंपल तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक। तो ये याद कर लीजिएगा, इसकी PDF दे दूंगा मैं आप। देखिए एक प्रश्न करते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, ये परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखिए एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित मूल्य, मतलब 25% बढ़ा देता है, ठीक है, 25% उसको बढ़ा दिया उसने। अब बोल रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर, जो उसने अंकित मूल्य रखा है उस पर 4% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, अगर ऐसे प्रश्नों में क्या है, सीधे आप 100 रुपीज़ माना करिए, ठीक है। आपने मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ मानिए उसका, कि 100 रुपीज़ था उसमें, लेकिन उसने कितना बढ़ा दिया, 25%। तो 25% इसका कितना हो गया, यानी कि परसेंटेज तो इतना निकालना तो जानते होंगे, परसेंटेज नहीं, अगर देखिए परसेंटेज निकालना कैसे, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो मान लीजिए, जैसे अब थोड़ा सा परसेंटेज बता देता हूँ, हो सकता है कि एकदम बेसिक से आपको बताऊँगा ताकि बिल्कुल भी मतलब कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 100 रुपये का 10% कितना होता है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको 100 इंटू जो आपका ये कितने परसेंट पूछा है और डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका यहाँ से कट गया, यानी कि 10 रुपये। और अगर पूछे कि कितना हुआ उसका, तो यानी कि 110 रुपये, है ना। तो 10% उसका 110 रुपये, मतलब 10% ही निकलेगा और उसमें जोड़ दिया तो वो इतना हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया, तो हम इसको मान लेते हैं कि मूल्य था उसका 100 रुपये वस्तु का, और 25% इसका बढ़ा दिया, तो इसका 25% कितना निकलेगा, 25 ही तो निकलेगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 25 निकलेगा, और इसको जोड़ के बढ़ा के लिख दिया, यानी 125 रुपये, सॉरी 125 रुपये उसका अंकित मूल्य उसने लिख दिया उस पर, ठीक। अब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। तो अब 4% की छूट कैसे, यानी कि 125 रुपये, है ना, और जो आप 100 रुपये थी, अब उसमें से अगर -4 रुपये कर दोगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100
और 25 पंचे 125, है ना। तो ये आएगा आपका कितना, ये इसको भी डिवाइड कर दो, ये 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया, 4 चौको 16, ये हो गया 24, 5 इंटू 24 यानी कि 120 रुपये। ठीक, ये आ गया आपका 120 रुपये में वो बेच रहा है। यानी कि अगर वो 25 रुपये बढ़ाकर लिखा हुआ है दाम और उस पर 4% की छूट दे रहा है तो वो 120 रुपये का बेच रहा है। अब आपको इसमें पूछा है क्या कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आपके पास सीपी कितना आ गया, सीपी कितना था आपका, सीपी कितना था, 100 रुपये में आपने चीज़ें खरीदी थी, लेकिन आपको बेच कितने में रहा है वो 120 रुपये में, यानी जो सेलिंग प्राइस बेच रहा है कितना होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा 120 रुपये में बेच रहा है वो। मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर क्या बताया था आपको, ये दिखाया था, ये लाभ परसेंटेज बताया था कि नहीं बताया था, लाभ परसेंटेज और ये, तो उसी पैटर्न पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ देखिए कहाँ गया ये, अब चूंकि उसने खरीदा था कितने में, हमने मान लिया था ना उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस 100 माना था, तभी तो उस पर 25% बढ़ा के हमने लिखा था, तो 125 रुपये कर दिया था, लेकिन ये तो अंकित मूल्य है, लेकिन उसने खरीदा कितने में था, 100 ही रुपये में तो खरीदा था, और बेच कितना रहा है 4% का उस पर ऑफ देके रिबेट देके बेच रहा है वो 120 रुपये में, तो 120 रुपये। अब इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने पहले भी बताया था, वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे ही पहले प्रॉफिट निकाल लो कितना हुआ, देखिए 120 यानी सेलिंग प्राइस माइनस 100, तो कितना हो गया 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका ये 20, 100 में से 100 का 20% कितना होगा, 20% तो होगा, 100 कट जाएगा, तो 20% इसका ये लाभ प्रतिशत हो गया। इसी तरीके से प्रश्न को हल करना है, सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही आते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े प्रश्न नहीं आते, और थोड़े बहुत जो कैलकुलेशन वाले आते भी हैं तो समय रहता है, पर्याप्त समय रहता है, 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं, और 100 में भी जो हिंदी और इंग्लिश वाले प्रश्न होते हैं उनमें कुछ आपको सॉल्व करना नहीं होता है, वो फटाफट होते जाते हैं, ठीक है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, उसमें कोई सॉल्व नहीं भाई। आपसे अगर पर्यायवाची पूछा है या विलोम पूछा है या समास पूछ लिया, संधि पूछ लिया, तो उसमें क्या सोचना है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा फिर छोड़ दिया, ठीक, तो वो इसमें नहीं है, वो सारा समय आप यहाँ पे बचा सकते हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्सन रहता है। ठीक, चलिए अब इसमें एक हो गया, और एक टॉपिक है इसी में, मैथ्स से ही रिलेटेड ये टॉपिक है इनमें, अभी मैं मैथ्स वाला ही करवा रहा हूँ सब, ठीक है, जहाँ जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो चाल, दूरी, चाल, समय और दूरी, ये इससे भी 1-2 प्रश्न 100% पूछा जाता है। ये आप PYQ जब ले आएंगे, ये वाली मैंने बताया है जो, आप देखिएगा उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए चाल, समय, दूरी ये कैसे है, इससे एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो चाल क्या है भाई, कोई वस्तु, कोई गाड़ी है, कोई गतिमान है वस्तु है, तो उसकी चाल वगैरह निकालनी है, ठीक है, उसका उसमें कितनी चाल, किस रफ्तार से चल रही है, तो उसे बोलते हैं ना कि ये इसकी चाल है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए तो इसमें दिया हुआ है, ये बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि चाल बराबर क्या होता है, अगर हम किसी का चाल निकाल रहे हैं तो क्या होगा, जो वो दूरी और समय, अगर इसको दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए जैसे इसी में दिया हुआ है, जैसे कोई रेलगाड़ी 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 6 घंटे में, या आप मान लीजिए आप कोई बाइक चलाते हैं, ठीक है, आप 100 किलोमीटर जाते हैं 5 घंटे में, है ना, 5 घंटे में। तो अगर आपको पूछी जाए कि आपकी चाल कितनी है, तो आपकी चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा चाल 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में, आप पूछा जाए तो 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर चलते हैं, उस हिसाब से आपने 100 किलोमीटर 5 घंटे में तय किया, तो वो आपकी जो 20 किलोमीटर पर आवर वो आपकी क्या हो गई, चाल हो गई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा, इसी से हम इनमें से कोई सी भी एक चीज़ दी रही हो वो हम निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा, चाल यानी कि आपके जो ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टी यानी समय, ठीक है, चाल, ये याद रखिएगा। उसी पे दे दिया, जैसे ये समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, दूरी बराबर समय इंटू चाल, तो वो अब वो अगर एक चीज़ पता है तो उसको आप निकाल सकते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आगे होगा। एक आता है रिलेटिव स्पीड निकालना, वो ये इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 2 ट्रेन जा रही हैं, एक ब्रिज को क्रॉस करेंगी, इस तरीके से 2 ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी, तो वो कौन सा टॉपिक है, वो रिलेटिव वाला है, वो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लिखा हुआ है ना इसमें, 2 वस्तुएं जब एक ही दिशा में चल रही हो तो उनकी सापेक्षिक चाल, जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, अगर मान लो 2 ट्रेन चल रही है, एक इधर ऐसे जा रही है और दूसरी पटरी पर भी ऐसे ही चल रही है, तो दोनों की चालों के जो अंतर के बराबर होती है, यानी कि जो इनकी रिलेटिव, अगर पूछे कि इनका जो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो अगर एक चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से और एक चल रही है 15 किलोमीटर, तो दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि ये ऐसे पूछेंगे चालों के अंतर के बराबर हो, जैसे ए और बी एक ही दिशा में एक्स वाई चाल से चल रहे हैं, तो ए किस चाल जो है वो बी के सापेक्ष, किसी न किसी के सापेक्ष पूछा जाएगा, तो कितनी होगी वो एक्स माइनस वाई, यानी कि इसकी जो चाल है ए की और वाई की घटा देंगे उसमें, तो ए की सापेक्ष चाल आ जाएगी, यानी कि उसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो जोड़ दिया जाएगा दोनों को,
किसी का भी अगर रिलेटिव स्पीड पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी एक इधर जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो दोनों की चाल को जोड़ दोगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। किसी की भी पूछे वो, जिसका पूछे दोनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगी वो रिलेटिव स्पीड। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए जैसे ये वाला है पोर्शन, ये मैंने क्यों लिखा है, ये कई बार किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, मीटर पर सेकंड में कुछ दिया रहता है, तो उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत आसानी से, अब ये इतना बड़ा फार्मूला लिखने से अच्छा है कि ये याद रखिए, जैसे किलोमीटर में अगर कोई चीज़ दी हुई है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है, सीधे सीधे आपको 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जैसे आपको अगर दिया हुआ है यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है, सीधे सीधे 18 × 5 × 18 कर देना है। यानी कि ये आपका 18 से 18 कट गया और 5 मीटर पर सेकंड आपका, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक, ये याद रखिएगा, चाल आ गई। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ये मान लो जो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, अब मान लो यहीं पे वो 18 मीटर पर सेकंड होती या 50 मीटर पर सेकंड होती, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड, तो आपको क्या करना था, 18/5 से इंटू कर दो, यानी कि 50 × 18/5, ये 5 पंजा ये कट गया तो कितना आ गया, ये 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18 इसी का उल्टा हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो ये जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, इससे एक सवाल 100% आता है। देखिए ये एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये बोल रहा है 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से इतनी स्पीड दी हुई है, यानी कि स्पीड क्या है, ये 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आगे आपके पास मिल गया आपको एक चीज़, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, ठीक, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय। बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि अब चूंकि 132 मीटर पुल है और 110 मीटर ये आपकी ये हो गई ट्रेन की लंबाई, तो दोनों टोटल जो कुल दूरी है, वो कुल जो लंबाई है या दूरी मतलब कह सकते हैं, उसको कितनी तय करनी पड़ेगी, कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी आपकी 110 मीटर प्लस जो आपकी ये 132 मीटर, यानी कितना हो गया ये आप देखेंगे तो ये 4 और ये 242 मीटर हो जाएगी। अब चूंकि ये मीटर में है, ये दूरी आपकी मीटर में है और ये आपका जो चाल जो दी हुई है वो आपकी स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि या तो इसको आप किलोमीटर में बना लो या फिर इसको आप क्या बना लो, इसमें मीटर पर सेकंड में। चूंकि आपको आंसर लाना है सेकंड में, यानी कि आपको ये वाला जो है उसको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बनाना है। यानी कि मैंने क्या बताया था, 36 और किलोमीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना था, 5/18, यानी कि इतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 18 दूनी 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड आपकी ये स्पीड आ गई। तो अभी चाल बराबर मैंने क्या बताया था आपको, स्पीड इज इक्वल टू जो दूरी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि समय, है ना। तो ये चाल आपकी कितनी हो गई यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, और दूरी कितनी हुई है आपकी, दूरी कितनी है 100 कितना निकाला था हमने, 242 निकाला था ना, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 110 ये 242 मीटर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा आपका जो दूरी है और बटा समय, दूरी बटा चाल, है ना, मैंने वो पलट दिया उसको। ठीक है, तो ये आपका दूरी कितनी है 242 है बटा समय कितना, वो कितना चाल कितनी 10 मीटर पर सेकंड निकाला था हमने, तो कितना हो जाएगा 24.2 सेकंड, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा बी। कैसे निकाला, एकदम समझ में आ गया ना। इसी तरीके से प्रश्नों को निकालना है, इसी तरीके से प्रश्नों को करना है, हल करना है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपको फार्मूले, बेसिक फार्मूले याद हैं तो आप प्रश्नों को कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे उनको, बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। देखिए ये एक प्रश्न मैंने करवा दिया इससे, ये जो स्पीड और ये डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मतलब आप मान के चलिए कि 5-7 क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन टाइप के आते हैं, और कुछ तो इतने निहायत सरल होते हैं कि आप उनको मतलब कुछ हल करना ही नहीं है। कैसे, जो ये 3 टाइप का ये बता रहा हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में, ये एक तो मीन निकालने के लिए आता है, एक मीडियन निकालने के लिए आता है, और एक मोड, बहुलक। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मोड, जिसमें कि कुछ भी नहीं करना होता है आपको। कैसे, सिंपल सा आता है, देखिए जैसे मतलब समझिए बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक शब्द अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुलता, जिसकी बहुलता हो, यानी कि कौन सा नंबर जो है वो एक से अधिक बार है, या एक से अधिक मतलब सर्वाधिक बार है नंबरों में, यानी कि एक सीरीज़ दी हुई है,
ये जो सीरीज है एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, अगर इसमें पूछा जाए कि इसका मोड निकालिए, मोड निकालिए का मतलब हुआ बहुलक बताइए कौन सा है, तो बहुलक इसमें देखिए कि कौन सा नंबर बार बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 ऐसा नंबर है जो कि बार बार आया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 और कोई नंबर है जो बार बार आया है, नहीं आया है। तो इसमें इसका जो बहुलक होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 2। ठीक है, इसी तरीके से इस चीज़ को हल करते हैं और बहुत सारे प्रश्न अभी मैं आपको हल करवाऊंगा पीवाईक्यू में, सीधे सीधे एकदम सिंपल से, मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो एक तो मॉड बता दिया मैंने, मॉड सबसे पहले क्योंकि वो सबसे सरल था इसलिए मैंने उसको सबसे पहले बता दिया। अब देखिए मीन, मीन कैसे निकालते हैं। मीन का मतलब समझिए क्या होता है। मीन माध्य, माध्य का मतलब होता है एक तरीके से औसत, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हो आप, मान लो कोई आपके पास नंबर दिया हुआ है 1, यहाँ फिर 2, ये 3, ये 4। अब इसका बोला कि आपको औसत निकालो, इसका औसत यानी कि मीन, इसका मीन निकालो, माध्य। तो जब माध्य निकालना है तो क्या करना है, इसमें होता है कि जितना आपका ये जो नंबर दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उनको जोड़ लो और जितनी इनकी संख्या है, यानी कि इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 हो गया। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4, ये इसका जो करोगे आप तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5। ये इसका जो है माध्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माध्य। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए किया था। तो अगर कोई बोले, ये फॉर्मूला इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मीन निकालना है तो ये सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, यानी कि जो सिग्मा x है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है ऑब्जर्वेशन की संख्या, n जो है वो इसकी संख्या हो गई कि कितनी है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना वो, और जो औसत इसका ये ऊपर वाला x सिग्मा x क्या हुआ, इनका सबका टोटल, यानी कि सभी का एक साथ जोड़ के लिख दीजिए वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको ऐड कीजिए और जितनी नंबर है वो। तो मीन और मोड तो एकदम सिंपल है, मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको। मीन जो माध्य निकालना है वो औसत हो गया, तो जैसे औसत निकालते हैं, 3 चीज़ें मान लो दी हुई हैं, उसका औसत निकालना है तो 1 2 3, ये 4 3 7 2 9 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका एवरेज कितना हो गया 3। इसी तरीके से माध्य होता है, बस कुछ नहीं करना, माध्य और औसत एक ही है। और मोड मैंने बहुलक बता दिया आपको, बहुलक एकदम सिंपल था, जिस जो नंबर जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है, रिपीट हुआ हो, वो उसका बहुलक हो गया। ठीक है, बात आती है मीडियन की। मीडियन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। थोड़ा सा सोचने का मतलब ये हुआ कि एक सीरीज़ दी रहेगी, चाहे वो कैसी भी सीरीज हो, वो दी रही होगी। ठीक है, रहेगी आपके सामने। ठीक है, 1 2 3 4 5 या 25 26 या कुछ भी, लेट इट बी एनीवन। ठीक है, तो उसमें कैसे करना है आपको, सबसे पहले चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, कोई सी भी सीरीज एक दी रही रहेगी, सबसे पहले क्या करना है, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। यानी कि मान लो ये दिया हुआ है 2 3 8 9 15 11 12 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक नंबर और लिख लो, आप इसको लिख लो 14। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, मीडियन जो होती है, मीडियन ऐसे निकालते हैं कि आपका जो मतलब ये हो गया, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का ये लिख लिया। अब इसमें क्या है, ये ऐसे ऐसे सीरीज लिखी रहेगी, तो पहले इसको आप एक क्रम से लगा लीजिए। क्रम से मतलब होता है कि आरोही क्रम में, यानी कि पहले लिखिए 2, फिर 3, फिर 8, फिर 9, फिर 15, फिर 11 और फिर 12 14 और इधर आपका 15। ये आ गया आपका, एक सीरीज़ में लिख लिया इसको। जो कोई भी नंबर ऐसे दिया रहेगा उसको पहले सीरीज़ में लिख लीजिए। अब इसमें अगर ये नंबर अगर सम है, नंबर्स जो इसे दिए हुए हैं, जो कितने नंबर हैं वो सम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड इवन नंबर में है तो अलग टाइप से निकलेगा, और अगर ऑड है तब अलग निकलेगा। कैसे, उसका भी फॉर्मूला है, मैंने बताया आपको कि अगर वो सम है तो ये n/2, जो n/2वां पद होगा, और प्लस n/2 + 1वां पद, यानी कि और उसके डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर ये नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। ठीक है, इसमें 9 कहाँ से हो गए, 2 3 8 9 11, ये 15 दो बार लिख दिया, तो ये 8 है, यानी कि ये सम है। तो मैंने बोला कि n/2वां पद, यानी n क्या हो गया, ये n इसका जो ये सब ये नंबर दिया हुआ, ये वाला, ये इसका नंबर हो गया। अच्छा चलो, ये आप एग्जाम्पल समझ लो, आगे मैंने ये फॉर्मूला समझ लो, आगे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, वहीं से समझाएंगे, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है, वो मिट जा रहा है। तो ये सम है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर नंबर उनका सम है, यानी 8 संख्याएं दी हुई हैं, 8 नंबर्स हैं, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सम है, तो सम में ये होगा n/2वां पद प्लस n/1 प्लस n/2 + 1 पद डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। और अगर वो विषम है, यानी कि वो ऑड नंबर है, तो क्या होगा, n + 1/2वां पद, यानी कि अगर वो मान लो 11 है तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका 12/2, और ये 6, यानी कि छठवां पद। कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका
मीडियन जो निकालना होगा वो छठवां पद हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए आगे एग्जाम्पल है, इन्हीं तीनों पर आधारित एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उनको हल करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं सब, इनको आप ये मत सोचिएगा कि ये सब कहीं ऐसे वैसे से नहीं, ये सब PYQ हैं, ठीक। तो PYQ वाले हैं ये सब। अब देखते हैं इसमें, देखिए पूछा है इसमें, ये आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो माध्यिका क्या मैंने बताया, मीडियन। अब इसमें देखिए आप सबसे पहले इसको क्या करना है, मैंने बताया था सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, यानी कि जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखिए। इसमें 7 सबसे छोटा है, पहले 7 लिखा मैंने। फिर उसके बाद कौन सा आता है, देखिए इसमें 7 के बाद 14 है ना, 14 2 बार आया तो 2 बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 14, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद 16, जैसे जैसे जाता है लिखा नंबर वैसे लिखते जाइए। 16, उसके बाद क्या आता है इसमें 19 है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा सब। फिर 20, ठीक, 20 के बाद देखिए कौन सा आ रहा है, फिर 20 के बाद 36 आ रहा है, 34, ठीक है, 34, फिर 36, ठीक है, फिर क्या है 36 के बाद देखिए 41 और फिर 47, ये आपका 41 और एक ये 47, ठीक है। अब देखिए ये लिख लिया, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद इसमें देखिए नंबर कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं सॉरी 10 है ना। मैंने जो पहले बताया था फार्मूला, उसमें मैंने सम और विषम दोनों के अलग अलग बताए थे। तो अगर ये सम है तो इसमें क्या होगा, आपके पास फार्मूला मैंने बताया था, माध्यिका n प्लस n/2 2वां पद यानी, और प्लस n/2 + 1वां पद, और इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी, ये इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हम रखते हैं। देखिए पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, एक एक करके ऐसे मिटा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो ऊपर वाला जो सीरीज है वो खराब हो जाएगी। अब हमें n 10 है तो 10/2 है ना, यानी कि कितना हो गया 5, सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, आपको समझाने के लिए अब लिख दिया, लेकिन अब सीधे लिख रहा हूँ मैं। तो 5 हो जाएगा, प्लस इसमें n/2 कितना हो गया, n नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है 10 है, तो n यहाँ पे 5 और प्लस 1 छठवां पद, और इसका दोनों का डिवाइड 2, तो ये आ गया, यानी कि ये 5 और एक ये 6, 6 5 11वां पद है ना, 6 अरे सॉरी 11वां पद, ये 5वां पद देखिए इसमें, और ये छठवां पद। तो कितना आया इसमें से, 5वां और छठवां पद छाट लीजिए जो आया है इसमें से, है ना, उसको ऐड नहीं करना है, उसको ये कर देना है। 5वां पद कौन सा है, 5वां पद देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 19 हो गया, प्लस छठवां पद कौन सा है, यहाँ पे 20, तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 39 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 19.5 आएगा, है ना, यही आपका आंसर हो गया 19.5 सी। ये इसी तरीके से आपका करेक्ट होगा, मतलब जो उत्तर आएगा इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो मीडियन निकालना है इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि n जो है वो आपका n ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये चीज़ पहले देख लेना है। तो अगर ऑड है तो दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा मैंने बताया था, ऑड अगर ऑड में है तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये सीधे सीधे हो गया, मैंने बताया था अभी। अब देखिए इसी तरीके से ये और भी एक प्रश्न है, देखिए ये भी सब PYQ हैं, ये सारे इसी सेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें कितना है, देखिए पहले n देखिए, सबसे पहले n क्या है, ऑड है कि इवन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है, ऑड है, 9, ठीक, ऑड हो गया। तो ऑड के लिए मैंने क्या बताया था, ऑड के लिए बताया था n + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2वां पद, यानी कि n कितना है आपका 9 है, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5वां पद आपका आ गया, ठीक है, इसमें 5वां पद आ गया। तो 5वां पद, अब चूंकि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ये आपका सबसे पहले आएगा 31 32 25 पहले आएगा, सबसे छोटा है ना 25 31 32 32 37 39 39 के बाद 40, ये आ गया 42 43 फिर 46 है ना। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमने दिखाया था कि 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये जो 39 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से माध्यिका निकालना है, इसमें माध्यिका जो है, मीडियन जो है, इसी तरीके से निकाला जाता है। सबसे जो पहले जो ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको पहले लगा लो। फिर क्या करना है कि देख लो कि n क्या है, वो ऑड है कि इवन है, ये दो चीज़ें तो मतलब देखनी है शुरुआत में ही कि ऑड है कि इवन है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, चाहे ऑड हो इवन हो, असेंडिंग ऑर्डर में तो लगाना ही है उसको। फिर उसी तरीके से फिर फॉर्मूला लगा देना है, ऑड है तो ऑड के लिए n + 1/2वां पद,
और अगर इवन है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि जो जो रहेगा वो n की वैल्यू रख देंगे तो आप वो सारा आ जाएगा, और जो आएगा फाइनल वही वाला पद उसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रेक्षण दिए हुए हैं, इसमें ये बहुलक कौन सा है, तो ऐसे ही आता है सिंपल सिंपल सा प्रश्न। अब इसमें देखिए बहुलक कौन सा है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है, देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। देखिए 10 कितनी बार आया है, 10 2 बार 10 हो गया तो छोड़ दो, 3 बार 10 हो गया, लेकिन 10 कहीं आपका इसमें करेक्ट आंसर ही नहीं है। हाँ एक चीज़ और, इस तरीके से जैसे बहुलक वाला जो प्रश्न है ना, बहुलक वाले में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन से लगाइए, क्योंकि सभी चेक करते रहेंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सही तरीका ये है कि ऑप्शन देखिए, यानी कि 13 देख लीजिए, 13 कितनी बार आया है, 13 देखिए एक, और यहाँ पे 13 कितनी कितनी बार आया, एक ही बार आया है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 15 देख लीजिए कितनी बार आया है, तो 15 देखिए, 15 यहाँ पे 15 भी एक बार ही आया है तो ये दोनों तो नहीं होंगे। 16 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो ये इसका बहुलक हो गया, यानी कि 16 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देख के आप बहुलक निकाल सकते हैं, बहुत सारे नंबर दिए हुए हों लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उन्हीं ऑप्शनों में से उत्तर होगा आपका, तो 4 ऑप्शन ही चेक करना, बाकी कुछ चेक ही मत करना। ये जो 4 नंबर दिए रहेंगे, 3 नंबर जो भी रहेगा उन्हीं नंबर्स का आप लिख लीजिएगा कि कौन कितनी बार आया है। नॉर्मली आपको एक सरसरी निगाह से देखने पे पता चल जाएगा, जैसे इसमें पहले ही देखने से समझ में आ रहा है कि 16 जो है बार बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो ये इसका बहुलक हो गया। ये देखिए एक प्रेक्षण दिया हुआ है, ये आप लगाइएगा, इसको आप कीजिएगा, ये निकाल के करिएगा, देखिए कितना है इसमें। कुछ नहीं करना है इसमें, घबराइए नहीं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चूंकि यहाँ पे 12 है यानी कि इवन नंबर है, n क्या है, 12 है यानी कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मैंने बताया था आपको क्या होता है फॉर्मूला, n/2वां पद, ठीक है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, पद डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, इसी पे रखिएगा आप, सारा आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी वही दिया हुआ है, एक चर के ये मान दिए हुए हैं, इसमें भी माध्यिका, तो ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे, उसमें आप करेक्ट जो है करके आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। 30 + 5 ये सब दिया हुआ है इसकी माध्यिका, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, सेम वही वाला जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया यहाँ भी बता देता हूँ। ठीक है, वही फार्मूला याद रखिएगा, इसीलिए मैंने बोला कि फार्मूला जरूर। और एक चीज़, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखेंगे ना तो उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मान लो आपका आया 5वां पद, ठीक है, 5वां पद आया उत्तर, लेकिन 5वां आप ऐसे गिनोगे तो 1 2 3 4 5 13 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसी को अब असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे तो 5 पहले आ जाएगा, फिर 5 के बाद देखिए 10 है, फिर 10 के बाद क्या आता है, ये 8 है पहले यहाँ, ठीक है, फिर 10 है, फिर आपका 13 है, ठीक है, फिर आपका 13 के बाद क्या आ रहा है, देखिए 17 है, ठीक, 17 के बाद 21, तो इस तरीके से अब ऐसे गिनेंगे अगर, तो 5वां पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उत्तर गलत हो गया, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया, ये मैंने इसमें लगा रखा था कि ये वाली ले लीजिएगा आप, ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो प्रश्न है इन्हीं वाली किताब से मैंने ये करवाए हैं आपके प्रश्न। ठीक, तो ये आज का जो सीसेट वाला जो सीसेट का जो ये वीडियो था, आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अभी जो स्टैटिस्टिक्स में है वो बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें, ठीक है, तालिका वाला बारंबारता और ये बंटन जो आता है ना, वो सब बहुत पूछा जाता है, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, इसमें बने रहिएगा। हिंदी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, हिंदी से रिलेटेड किस तरीके से तैयारी करिए आप, वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, ये 40 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन आई होप कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जय हिंद।